नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और अब ये आज हम ठीक 24 घंटे के बाद आपको जो बिहार के नतीजे हैं वो आएंगे और उस पर कड़क ने भी खास इंतज़ाम कर रखा है और आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे। वैसे तो एग्जिट पोल का आपने रुख देखा होगा कि किस तरह से वो एनडीए के फेवर में सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है क्योंकि कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी आए हैं आज जो कल रात में आए हैं जिससे ये पता चलता है कि कांटे की टक्कर भी है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो नतीजे पलट जाते हैं तो ऐसा भी मत मान के चलिए कि जो एग्जिट पोल दिख रहा है वही सही होगा। और पता नहीं अब तेजस्वी यादव की किस्मत और बाकी चीज़ें क्या आने वाली हैं। हालांकि ये भी तय है कि एनडीए ने अभी से जश्न की तैयारी कर दी है। खास करके आपको पता है कि अनंत सिंह उनके यहाँ तो 20,000 लोगों की भोज की व्यवस्था की जा रही है कि तमाम तरह की मिठाइयाँ बन रही है, वो पूरी तैयारी चल रही है जश्न जीत का जश्न मनाने के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो सारे फैक्टर्स घूम फिर के वहीं पर हम आते हैं कि पूरे चुनाव का जो एक नायक के तौर पर अगर आप देखें बिहार के चुनाव का हुआ है, नतीजा किसी के पक्ष में जाए वो तो बात की बात है, वो तो कल पता चलेगा। लेकिन जो महिलाओं की भागीदारी रही है वो चर्चा का विषय है और इस पे दोनों ही साइड के लोग क्लेम कर रहे हैं। एनडीए ने तो कहा है कि एनडीए की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने का फैसला किया। ये हम बातें लगातार कर रहे हैं सचिन, दिख रहा है कि अब चुनाव के बाद में जो एनालिसिस तमाम जो चल रही हैं, जरूरी है कि तेजस्वी यादव देखिए क्या होता है कि माने या ना माने फ़र्क तो पड़ता है कि अगर एग्जिट पोल दिखा होगा तो नर्वस होंगे, थोड़े परेशान भी होंगे शायद होकर के, लेकिन इस उम्मीद में होंगे कि कई बार जब एग्जिट पोल बिल्कुल पलट जाता है, खासकर बिहार को लेकर के पहले भी ऐसा इतिहास रहा है, खासकर 2015 का जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर तो तमाम चीज़ें रही हैं। तो शायद तेजस्वी ही इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाए या नतीजा इतना क्लोज रहे जहाँ पर कोई इधर से अगर उधर चला जाए तो सरकार पलट जाए, तमाम जो चीज़ें हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हार्ट बीट बढ़ाने वाला तो है ये जो महागठबंधन जो भी ये एग्जिट पोल है, क्योंकि कहीं कहीं मैं भी पढ़ रहा था और देख रहा था उसमें ऐसा लिख रहे हैं कि जीत एनडीए की होगी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी ये आरजेडी। तो इसका मतलब साफ है कि फिर वही हालत हो जाएगी जो 2020 में हुआ था, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनेगी। तो ये तेजस्वी के लिए अब अच्छी खबर होगी या बुरी खबर, मतलब आप सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद फिर आपके हाथ से शायद सत्ता निकल जाए, अब तेजस्वी का फिर सपना शायद अधूरा रह जाएगा। हाँ, लेकिन ये तेजस्वी के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि उन्होंने अगर ये खबर होती है कि जिस तरह से उन्होंने पूरी कैंपेन किया तो मतलब अलग थलग पड़ गए थे, अकेले ही थे एक तरह से, तो उससे ये लगेगा कि वहाँ तेजस्वी सही रास्ते पर थे। हालांकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अनंत सिंह के घर के बाहर तैयारियां हैं, वो तो फुल कॉन्फिडेंस में लग रहा है। इतना तो सूरज भान के घर के यहाँ बाहर तैयारी नहीं हो रही जितना अनंत सिंह कॉन्फिडेंस में रह रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट क्या आता है। हालांकि अब अगला तो मुद्दा ये भी नहीं रहा कि सीएम कौन बनेगा, सीएम में नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। तो मुझे लगता है सीएम या तो नीतीश बनेगा, तेजस्वी बनेंगे। हाँ, तीसरे की कोई चर्चा है नहीं। लेकिन अगर आप सोचिए त्रिशंकु विधानसभा हो गई तब क्या, तब यही सबसे इंतजार है कि देखिए चुनाव के नतीजे क्या होता है। हम बैठ के कुछ भी बातें कर लें और एग्जिट पोल कभी भी इस तरह की चीज़ें होती नहीं है कि जो अगर त्रिशंकु वाली स्थिति आती तो बड़ी फाइट हो जाएगी। तब वहाँ पर होगा कि अभी भी जो बार बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को फिर से पुकार लगाएंगे तेजस्वी के आइए चाचा लौट आइए और इस तरह की बातें। खैर ये तो मजाक की बातें हैं या फिर कितनी बातें हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी होना असंभव नहीं होता है कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं कर मिलता है या बहुमत मिलता है उसके बाद भी चीज़ें बदल सकती हैं। याद कीजिए जो महाराष्ट्र में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, वहाँ पर जब बीजेपी और शिवसेना को गठबंधन को बहुमत मिला, उसके बावजूद शिवसेना उठकर चली गई, एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाकर के वहाँ पर सरकार बना लिया। तो पॉलिटिक्स में होने के लिए तो बड़ा तय है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं आने वाला है। ऐसी स्थिति में बड़ा हो रहा था, लेकिन हाँ मिला जुला के है कि एनडीए के जो चीज़ सेटल दिख रही है कि ये ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन तेजस्वी को बस इंतजार इस बात का है कि वो बहुमत के आंकड़े के पास किसी भी तरह से पहुंच जाए तो फिर स्थिति वो कम से कम गेम चेंजर हो जाए, क्योंकि उनके पास अगर उतने सीटें होंगी तो वो उस हालत में होंगे कि वो दूसरी पार्टी को तोड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। हालांकि इतना ये मुश्किल ही लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी या जेडीयू और बीजेपी में से कोई खिसकने वाला है नहीं। खिसकने वाले लोग जो है ज़्यादा महागठबंधन में, क्योंकि डिप्टी सीएम का लालच मुकेश सहनी का, वो भी भटक कर इधर आ सकते हैं डिप्टी सीएम बनने के लिए। हालांकि इस बीच में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, प्रशांत किशोर वाली जो पार्टी है उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या ये आखिरी चुनाव रहेगा उनका? क्योंकि उन्होंने कहा ही था कि जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें मिली, न्यूज़ 18 पर ही उन्होंने कहा था कि 25 से ज़्यादा सीटें मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब वो देखिए उन्होंने तो ऐसी बातें की हैं, वो दावा ये भी कर रहे थे कि अगर इतनी सीटें अगर नहीं आती हैं तो फिर बेकार है। वो कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जैसा उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दे दिया है कि 25 से ज़्यादा आएंगे तो पार्टी, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। और वैसे एग्जिट पोल के इशारे में कहीं नहीं आ रहे हैं। मैं भी मान के चलता हूँ कि जिस तरह का चुनाव हुआ है और जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी रही है
तो बहुत कम चांसेस है कि जेडीयू के 25 सीटें आएँ। लेकिन एक मुझे याद आ रहा है प्रशांत किशोर का वो बंगाल चुनाव का वो, कि बंगाल चुनाव में जब पूरा माहौल ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अच्छी खासी सीट लेकर के आएंगे, तब उन्होंने कहा था कि 3 डिजिट में बीजेपी की सीटें नहीं आएंगे, और बात सही भी हुई और वहाँ पर वो हुई। तो देखिए प्रशांत किशोर ऐसा कि बेवकूफ़ नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनको कुछ नहीं आता, कुछ भी बोलते हैं, सेंसिबल हैं, उनको पता है, समझ है। लेकिन इस चुनाव में कितना हो, अगर आपने जैसे कहा कि त्रिशंकु वाली स्थिति में अगर होने के लिए तो कुछ भी, अगर प्रशांत किशोर को 10-12 सीटें आ जाए और त्रिशंकु विधानसभा बन जाए, फिर इस स्थिति में तो वो किंग मेकर बन जाएंगे, वो 10-12 भी बन सकते हैं। तो देखिए उस हालत में तो आप अगर ओवैसी को 1 सीट मिली, वो भी किंग मेकर की भूमिका, और वो वहां पर भी अभी नो डाउट कि प्रशांत किशोर तेजस्वी खिलाफ बोलते आ रहे हैं, लेकिन अगर बिहार की राजनीति में उनको अपना पैर जमाना है तो कल अगर उनको सपोर्ट भी करना पड़ जाएगा तेजस्वी को, अगर सरकार में भागीदारी मिलती है तो आगे के लिए उनका एक रास्ता खुलेगा। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि अगर बार बार वो कहते हैं कि नीतीश को, वो कह रहे हैं कि अब नीतीश उस लायक नहीं कि सीएम बन के चलें, बनकर रहें, वो तमाम जो चीज़ें हैं। तो ये देखिए राजनीति में कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो इसके भी इनका भी इस चुनावी नतीजे के बाद 2-3 लोगों की किस्मत का फैसला होना बड़ा क्लियर है। बाकी तो जो चलेगा, देखिए बीजेपी वैसी रहेगी, लेकिन प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, मैं 2 ऐसे नेताओं का मानता हूं कि चुनावी नतीजे से बहुत फर्क पड़ने वाला है, कि ये चुनाव ये तय करेगा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे, नंबर 1, और तेजस्वी यादव कि अगर उनकी हार बहुत बुरी तरह से होती है, अगर वो जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ एग्जिट पोल में उनको सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो नो डाउट इसका मतलब है कि बिहार की जनता ने उनको एक ऐसा, अगर सरकार में नहीं भी आ पाते हैं तब भी उनके लिए एक हालात ऐसा बन के रहा राजनीति, यानी कि बिहार की राजनीति में उनकी भाई सबसे बड़ी पार्टी बनना भी ऐसा कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो भी तब जब आपके गठबंधन से उस तरह का सहयोग नहीं मिला। तेजस्वी अकेले चुनाव लड़ते रहे, परिवार के अंदर से भी काफ़ी फाइट हुई है, तो तेजस्वी का वहाँ पर फ्यूचर सेफ है। लेकिन अगर उनकी नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम आती हैं तो, और नतीजा एनडीए के फेवर में पूरी तरह चला जाता है, अगर एक वन साइडेड चला जाता है, फिर तेजस्वी के लिए मुश्किल होगा वहाँ से सस्टेन करना, फिर वहाँ उनकी किस्मत की जो कहते हैं ना कि वो हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए आरजेडी बहुत ख़राब नहीं करी, मेरा पर्सनली मानना है कि अगर नहीं भी सरकार बन पाते हैं तो भी आरजेडी की सीटें इतनी हैं, या उनका देखिए क्योंकि यादव मुसलमान ने एक तरफा वोट दिया है, पूरी तरह से दिया है, तो मुझे लगता है कि खराब से खराब स्थिति में भी मैं मान के चलता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि आरजेडी 60-70 सीटें लेकर आने की स्थिति में है, और अगर 60-70 सीटें लेकर आते हैं तो फिर ऐसा है कि एक अच्छा खासा उनका एक वो रहेगा, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी अगर यहाँ से भी बीजेपी और जेडीयू में से कोई बड़ी पार्टी बनते हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सीटें, 70-80 सीटें की रेंज में होनी चाहिए। तो अगर 60-70 सीट लाते हैं तो तेजस्वी का जो मैं पोल देख रहा था उसमें था 77 + 12, तो इसका मतलब है कि बहुत मजबूत स्थिति में तो अगर 77 अगर आता है तो सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं, या दूसरी भी बड़ी पार्टी बनते हैं तो उनका वजूद बचा रहेगा और बिहार की राजनीति में उनकी एक वो रहेगी। उनको आप फिर ये नहीं कह सकते कि तेजस्वी का आगे का फ्यूचर बोलो, लेकिन अगर वो 50 के अंदर में आते हैं, पिछली बार से परफॉर्मेंस बहुत खराब रहता है, फिर जो होगा कि उनकी पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर या उनके परिवार के अंदर फिर वो बगावत का सुर काफ़ी तेज होंगे, फिर तेजस्वी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन हालांकि ये वाला ऑप्शन मुझे कम दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि 60-70 सीट के उसमें रेंज में जाना चाहिए, जिस तरह का अगर वहाँ पर मुसलमान यादवों का जो वोट है, और काफ़ी जगह पे खासकर सीमांचल के इलाके में भी, क्योंकि सीमांचल से भी जिस तरह की खबरें आई हैं कि थोक भाव महागठबंधन को मिला है, महागठबंधन को मिला है, इसका मतलब है कि तेजस्वी का इस बार वो मैंने भी देखा कि जो ओवैसी जो जिस तरह से जनसभाएं करते हैं, भीड़ उमड़ती है, तो वो लोग आ रहे हैं, लेकिन जब वोट टर्नआउट की बात हो रही है ना, तो वहाँ ओवैसी उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वो लग रहा है कि आखिरी में लोग ने फैसला कर लिया है कि या तो वो आरजेडी के पक्ष में जाएंगे या वो एनडीए के पक्ष में जाएंगे। बिल्कुल। तो वो बीच में तीसरी पार्टी को वो नहीं चुन रहे, तो शायद इसी का नुकसान ओवैसी को भी उठाना पड़ सकता है और यही जनसुराज को भी उठाना पड़ सकता है। ये जो दिख गया है कि ये बाइपोलर टाइप का चुनाव दिखा है, इसमें साफ दिखा है। और देखिए महिलाओं का वोट परसेंटेज ज़्यादा रहना है, तो हम सिर्फ ये नहीं मान के चलना चाहिए कि सब नीतीश के लिए आएँ। अब मान लीजिए कि यादवों की जो महिलाएं हैं या मुसलमान में जो महिलाएं हैं, ऑब्वियसली महागठबंधन की तरफ का वोट गया है, तो इसके हर तरह का मुझे लगता है ऑप्शन खुला हुआ है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी के लिए चुनाव बहुत ख़राब नहीं होना चाहिए, कि जिस तरह का उनके फेवर में है वो चीज़ें रही हैं और वोट बैंक रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब ऐसा लगा कि कांग्रेस के रवैये की वजह से अलग थलग जब कोई सिंपैथी वोट भी आता है, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी के फेवर में कुछ सिंपैथी वोट भी गए होंगे, यंग भी है, सबसे यंग भी हैं, यंगस्टर की अगर वोट गए होंगे, तो मैं नहीं मानता कि उनकी बहुत खराब स्थिति आएगी। और वो मुझे लगता है या तो नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी रहना चाहिए, जिस तरह वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे जैसे अभी रहेंगे। और उम्र है उनके पास में, अनलेस कि वो कानूनी पचड़ों में इतना बुरी तरह से फंस जाए कि उनकी जीवन ही जेल में चला जाए या सजा हो जाए, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा आगे चलने के लिए। लेकिन फिलहाल जो चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव की स्थिति मुझे लगता है फाइट देने की स्थिति में तेजस्वी हैं। उसके पीछे की वजह एक और भी है कि नीतीश कुमार
कुमार अपने आखिरी स्टेज में है, राजनीति के आखिरी कड़ी उसमें है, और बीजेपी के पास भी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो कि लगे कि हाँ वो उसके साथ लोग जाने के लिए तैयार है। इसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं देख रहा था कि जेडीयू की तरफ से ट्रेंड किया जा रहा था कि नीतीश कुमार 25 से 30 की मतलब 30 के आगे भी आगे जाएंगे। वो बिल्कुल अब वो तो वाली बात होगी, कहने के लिए वो होप, देखिए वो तब होता है ना कि उनको पता है कि जेडीयू के पास नीतीश का कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो चाहेंगे कि नीतीश इतना लंबा चले, वो उसके लिए अच्छा है। तो जैसे देखिए नवीन पटनायक का क्या हाल उड़ीसा में हुआ, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ नीतीश है। भी लग रहा है मुझे आखिरी पारी ही है, आखिरी पारी है, और मुझे नहीं लगता कि अगर सीएम बन भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पूरा टर्म कर पाएंगे ये। आप जैसे इस राजनीति को, बिहार की राजनीति को आप समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार खुद चाहेंगे कि वो 25 से 30 कंटिन्यू करें? मुझे ऐसा लगता है कि वो भी रिटायरमेंट के मूड में होंगे। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत वो नीतीश वो जो कुमार एनर्जी और जील होता है वो नहीं है, दिखता। वो नहीं है। अब वो किसी भी तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार का एक जलवा रहा है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने हैंडल किया है 20 साल से, आसान नहीं होता। जहाँ के आप बिहार के चेहरे में लालू यादव बहुत बड़े नेता थे, बिल्कुल। उसके बाद निकल करके सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम अगर बिहार के नीतीश कुमार बने हैं तो उनको नकारा नहीं जा सकता है। कि आप कई बार लोग पलटू इन तरह की बातें करते हैं, लेकिन राजनीति यही होती है। पलटू अगर है तो पलटू की जरूरत है दोनों को है, बीजेपी को भी जरूरत है, आरजेडी को भी जरूरत है। तो नीतीश कुमार को जब भी याद किया जाएगा तो बिहार की राजनीति में उनका गहरा प्रभाव रहा है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उनका स्वास्थ्य अब है, उनके साथ अब नहीं है, दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि एनडीए को बहुमत मिला तो सीएम भी वो बनेंगे, लेकिन पूरी पारी 2030 तक तो नहीं चलेंगे जैसा मुझे लग रहा है। और क्योंकि अगर 2030 तक चलेंगे तो सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तमाम देखिए मिला जुला के माहौल यही है कि हो सकता है कि रिजल्ट ऐसा है जहां पर तेजस्वी के लिए उम्मीद भी बाकी रहे, या तेजस्वी का सितारा चमक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये अब इसके ज़्यादा समय बचा नहीं है, अब 24 घंटे बचे हैं। और कल जब मेरे ख्याल से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जो बिहार की तस्वीर है, वो वहाँ के जो विधानसभा चुनाव की तस्वीर बहुत साफ तौर पे आपको दिखने लगेगी। हालांकि सुबह को समझ जाइएगा, स्टार्टिंग में याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था कि 2015 में जब मॉर्निंग में जब ट्रेंड पे जो लोगों ने किया तो एक तरफा जा रहा था बीजेपी के फेवर में, और बाद में जब ऐसी पलटी की बीजेपी कहीं नहीं रही और मतलब महागठबंधन हो गया था। लेकिन 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब में रेंज में जो तस्वीर साफ उभरेगी वही सरकार उन्हीं की बनेगी, वहाँ पे जो आगे दिखेंगे। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, काउंटडाउन शुरू है। आप भी इंतजार कीजिए, हम सब पूरी तैयारी के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, और बिहार का अगला सीएम कौन होगा वो हम आपको बताएंगे। तो अभी तक कड़क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।